सबसे खतरनाक गलती वो नहीं है जिसमें आपको पता हो कि आप गलत हैं। सबसे खतरनाक गलती वह है जिसमें आपका दिमाग आपको गलत जवाब देता है और आपको पूरा भरोसा होता है कि यही सही जवाब है। आप किसी इंसान को पहली बार देखते हैं और कुछ ही सेकंड में तय कर लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, एरोगेंट है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट आपको पसंद आती है तो आपको लगता है कि आपने उसका एनालिसिस कर लिया। कोई घटना बार बार न्यूज में दिखाई देती है तो आपको लगता है कि वो बहुत कॉमन है। कोई डिसीजन लेते समय आपको लगता है कि आप फैक्ट्स देख रहे हैं। लेकिन डैनियल कहनेमान की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। क्या सच में आप सोच रहे हैं या आपका दिमाग पहले ही फैसला कर चुका है और आपकी कॉन्शियस थिंकिंग सिर्फ उस फैसले को जस्टिफाई कर रही है? यहीं से इस किताब की पूरी दुनिया खुलती है। आपके दिमाग में दो अलग तरह की थिंकिंग को समझने के लिए कहनेमान दो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 तेज है, ऑटोमेटिक है, एफर्टलेस है। ये बिना पूछे काम करता है। किसी चेहरे पर गुस्सा देखकर आप तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला नाराज है। सड़क पर अचानक कोई गाड़ी आपकी तरफ आती है तो आप पहले रिएक्ट करते हैं, बाद में सोचते हैं। कोई आसान सवाल पूछिए, 2 और 2 कितने होते हैं? जवाब तुरंत आता है। सिस्टम 2 बिल्कुल अलग है। ये धीमा है, कॉन्सेंट्रेशन मांगता है, कैलकुलेशन करता है, तुलना करता है, रूल्स फॉलो करता है। जब आपको 17 को 24 से मल्टीप्लाई करना हो तो दिमाग को सचमुच मेहनत करनी पड़ती है। और यहां पहला बड़ा भ्रम पैदा होता है। हम खुद को सिस्टम 2 समझते हैं। हमें लगता है कि मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा, मैंने एनालिसिस किया। लेकिन कहनेमान के अनुसार हमारे बहुत से जजमेंट्स और डिसीजंस की शुरुआत सिस्टम 1 से होती है। सिस्टम 1 एक इंप्रेशन बनाता है, एक फीलिंग देता है, एक आंसर सुझाता है और सिस्टम 2 अक्सर उसे स्वीकार कर लेता है। यानी आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा ड्राइवर नहीं है। कई बार वो सिर्फ उस रास्ते को एक्सप्लेन कर रहा होता है जिस पर आपका ऑटोमेटिक माइंड पहले ही चल पड़ा है। और समस्या ये नहीं है कि सिस्टम एक खराब है। असल में सिस्टम एक हमारी सर्वाइवल मशीनरी का शानदार हिस्सा है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपको हर छोटी चीज के लिए बैठकर कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप सुबह घर से निकलने तक थक जाएंगे। लेकिन सिस्टम 1 की एक कमजोरी है, ये अक्सर उस सवाल का जवाब नहीं देता जो आपने पूछा है। ये उससे आसान सवाल का जवाब देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, क्या ये कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? ये कठिन सवाल है। इसके लिए वैल्यूएशन, फ्यूचर अर्निंग्स, कंपटीशन, रिस्क और कई दूसरी चीजों पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में अचानक एक आसान सवाल आ सकता है, क्या मुझे ये कंपनी पसंद है? अगर आपको उसका प्रोडक्ट पसंद है, उसका सीईओ इंप्रेसिव लगता है या उसके ऑफिसेस देखकर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो फीलिंग पॉजिटिव होगी। और फिर आपका दिमाग कह सकता है, हां, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट का सवाल हल नहीं किया। आपने एक आसान सवाल हल किया और उसे असली सवाल का जवाब मान लिया। यही इंट्यूटिव शॉर्टकट कई जगह काम करता है और यहीं से हमें समझ आता है कि स्मार्ट लोग भी इरैशनल डिसीजंस क्यों ले सकते हैं। इंटेलिजेंस आपको बाय से पूरी तरह नहीं बचाती, क्योंकि कई बियासेस कैलकुलेशन की कमी से नहीं बल्कि कैलकुलेशन शुरू होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं। कहनेमान ने इसी तरह के जजमेंट्स को समझने के लिए वर्षों तक एमोस ट्वर्स्की के साथ काम किया। दोनों ने लोगों से ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब सुनने में ऑब्वियस लगते थे, लेकिन जिनमें दिमाग सिस्टमैटिकली गलती करता था। एक फेमस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति स्टीव है, शर्मीला, टाइडी, डिटेल ओरिएंटेड और ऑर्डर पसंद करने वाला। पूछा जाता है, क्या स्टीव लाइब्रेरियन होने की अधिक संभावना रखता है या फार्मर? आपके दिमाग में लाइब्रेरियन आता है। क्यों? क्योंकि स्टीव का डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरियन के स्टेरियोटाइप से मैच करता है। लेकिन यहां एक दूसरी जानकारी महत्वपूर्ण है। किस पॉपुलेशन में लाइब्रेरियंस कितने हैं और फार्मर्स कितने? अगर फार्मर्स की संख्या बहुत अधिक है तो सिर्फ पर्सनैलिटी रिजेम्बलेंस देखकर लाइब्रेरियन चुनना स्टैटिस्टिकल रियलिटी को इग्नोर करना है।
दिमाग रिजेम्बलेंस देखता है, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड में चली जाती है। यही रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक का खतरा है। आप किसी चीज को जितना फैमिलियर या टिपिकल महसूस करते हैं, उतना ही उसे प्रोबेबल मानने लगते हैं। और यही गलती रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हैं और मान लेते हैं कि वो कॉम्पिटेंट भी होगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो आप उसकी इंटेलिजेंस को भी ज्यादा आंक सकते हैं। कोई बिजनेस चमकदार दिखाई देता है तो आपको उसका फ्यूचर भी चमकदार लगने लगता है। एक अच्छी कहानी डेटा पर भारी पड़ जाती है, लेकिन दिमाग सिर्फ रिजेम्बलेंस के जाल में नहीं फंसता, वो मेमोरी के जाल में भी फंसता है। अगर किसी घटना को याद करना आसान है तो हमें अक्सर लगता है कि वो घटना ज्यादा कॉमन है। इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। मान लीजिए पिछले एक हफ्ते में आपने प्लेन क्रैश की कई खबरें देखी। अब अगर कोई पूछे कि एयर ट्रैवल कितना डेंजरस है तो आपके दिमाग में क्रैश की इमेजेस तुरंत आ जाएंगी। दिमाग कहेगा खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन जो आसानी से याद आ रहा है जरूरी नहीं कि वही स्टैटिस्टिकली ज्यादा कॉमन हो। मीडिया भी इस मैकेनिज्म को एम्पलीफाई करता है। जो ड्रामेटिक है वो ज्यादा दिखता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा याद रहता है, जो ज्यादा याद रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस होता है। इसलिए किसी समाज में लोगों को जिस समस्या का सबसे ज्यादा डर है वो हमेशा वही समस्या नहीं होती जो वास्तविक रूप से सबसे बड़ी हो। और ये बात सिर्फ न्यूज तक सीमित नहीं है। अगर किसी दोस्त ने आपको बताया कि उसने एक रिस्की इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा कमाया तो उसकी कहानी आपके दिमाग में रह सकती है, लेकिन उन सैकड़ों लोगों की कहानियां आपके पास नहीं आती जिन्होंने उसी तरह पैसा खोया। आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखाई देती है, आपको इनविजिबल फेलियर्स दिखाई नहीं देते। और फिर आपका दिमाग प्रोबेबिलिटी की जगह कहानी से निर्णय लेने लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और टेंडेंसी है, एंकरिंग। किसी डिसीजन से पहले अगर आपके सामने कोई नंबर या रेफरेंस पॉइंट रख दिया जाए तो वो आपके जजमेंट को खींच सकता है, भले ही वो नंबर पूरी तरह आर्बिट्ररी हो। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पहले 10,000 रुपए का दिखाया जाता है और फिर 6,000 में ऑफर किया जाता है। आपका दिमाग 6,000 को अकेले नहीं देखता, वो 10,000 को रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। अब 6,000 सस्ता महसूस होता है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट पहली बार आपको 6,000 में दिखाया जाता तो शायद आपका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। यानी डिसीजन सिर्फ रियलिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिसीजन इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि रियलिटी आपके सामने किस फ्रेम में आई। और यही कहनेमान की थिंकिंग हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल जगह पर ले जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि फैक्ट्स फैक्ट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड फैक्ट्स को वैक्यूम में नहीं देखता। फ्रेमिंग बदलते ही रिएक्शन बदल सकता है। एक ट्रीटमेंट को 90% सर्वाइवल रेट के रूप में बताइए, रिएक्शन एक तरह का होगा। उसी ट्रीटमेंट को 10% मोर्टेलिटी के रूप में बताइए, रिएक्शन अलग हो सकता है। इंफॉर्मेशन वही है, फ्रेम बदल गया और डिसीजन बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मूर्ख है, इसका मतलब यह है कि ह्यूमन जजमेंट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। और जब स्टेक्स बड़े हों, मनी, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, बिजनेस, तो ये छोटी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी बड़ी कीमत वसूल सकती है। लेकिन अब एक और समस्या सामने आती है। हम सिर्फ बियाज नहीं हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं। हमें दुनिया जितनी अनसर्टेन है उससे कहीं ज्यादा सर्टन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब हम अतीत को देखते हैं तो घटनाओं की पूरी मेसी रियलिटी गायब होने लगती है। हमारे दिमाग को एक साफ कहानी पसंद है। उसने ये डिसीजन लिया इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ, उस कंपनी ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई इसलिए वो ग्रो हुई, मैंने ये गलती की इसलिए फेलियर हुआ। लेकिन रियलिटी में आउटकम्स कई बार स्किल, टाइमिंग, सर्कमस्टेंसेस और लक के मिक्सचर से बनते हैं। फिर भी आउटकम देखने के बाद हमें लगता है कि सब कुछ पहले से प्रेडिक्टेबल था। इसे हाइंडसाइट का इल्यूजन कह सकते हैं। आज जो ऑब्वियस दिखाई दे रहा है वो घटना होने से पहले उतना ऑब्वियस नहीं था। यही इल्यूजन हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। आपको लगता है कि आपको पता है दुनिया कैसे काम करती है,
लेकिन अक्सर आपको सिर्फ एक कोहेरेंट स्टोरी पता होती है। स्टोरी अच्छी तरह एक्सप्लेन हो रही है, इसलिए आपको लगता है कि वो सच भी होगी। और यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन एक चीज नहीं है। किसी घटना के बाद उसका कारण समझा देना आसान है। घटना होने से पहले उसी आउटकम को रिलायबली प्रेडिक्ट करना कहीं ज्यादा कठिन है। इसलिए कहनेमान हमें आउटसाइड व्यू की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट, बिजनेस, करियर या गोल के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन पर ध्यान देते हैं। हमारी टीम टैलेंटेड है, हमारा प्लान स्ट्रांग है, हम बाकी लोगों से अलग हैं। ये इनसाइड व्यू है। आउटसाइड व्यू पूछता है, ऐसी सिचुएशंस में सामान्यतः क्या हुआ है? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ अपनी एम्बिशन मत देखिए। देखिए कि सिमिलर बिजनेसेस कितने समय तक सर्वाइव करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा करने का दावा कर रहा है, तो सिर्फ टीम की कॉन्फिडेंस मत देखिए। देखिए कि कंपैरेबल प्रोजेक्ट्स वास्तव में कितने समय में पूरे हुए। ये सोच ईगो को चोट पहुंचाती है, लेकिन डिसीजन को रियलिटी के करीब ला सकती है। और फिर किताब एक और महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन देती है, एक्सपर्ट इंट्यूशन। क्या इंट्यूशन हमेशा अनरिलायबल है? नहीं। यही जगह है जहां कहनेमान का आर्ग्यूमेंट सटल हो जाता है। एक एक्सपीरियंस्ड फायर फाइटर किसी बिल्डिंग में प्रवेश करके अचानक डेंजर महसूस कर सकता है। एक एक्सपर्ट चेस प्लेयर कॉम्प्लेक्स पोजीशन देखकर तुरंत स्ट्रॉन्ग मूव पहचान सकता है। क्या यह मैजिक है? नहीं। अगर एनवायरनमेंट में रिलायबल पैटर्न्स हो और व्यक्ति ने लंबे समय तक प्रैक्टिस की हो, तो सिस्टम एक उन पैटर्न्स को पहचानना सीख सकता है। एक्सपर्ट इंट्यूशन कई बार रिकॉग्निशन होती है, लेकिन हर प्रोफेशनल गट फीलिंग एक्सपर्ट इंट्यूशन नहीं होती। एक फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स पसंद करता है और उसी फीलिंग के आधार पर उसके स्टॉक में पैसा लगा देता है। ये एक्सपर्टीज जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट पसंद करना और स्टॉक का अंडरप्राइज्ड होना दो अलग बातें हैं। यही सबसे जरूरी सवाल पैदा होता है, आपकी इंट्यूशन वास्तव में एक्सपर्टीज है या सिर्फ फैमिलियरिटी और इमोशन? अगर किसी फील्ड में रेगुलर फीडबैक मिलता है, पैटर्न्स स्टेबल है और आपने लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, तो इंट्यूशन यूजफुल हो सकती है। लेकिन जहां एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल है और फीडबैक अनरिलायबल है, वहां मेरी गट फीलिंग कहती है बहुत कमजोर आधार हो सकता है। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग इतना आसानी से शॉर्टकट लेता है, तो क्या हमें हर डिसीजन पर बैठकर डीप एनालिसिस करना चाहिए? नहीं, यह भी एक ट्रैप होगा। सिस्टम दो स्लो है और मेंटल एफर्ट लिमिटेड है। जितना कठिन टास्क होगा, उतनी अटेंशन चाहिए। कहनेमान के रिसर्च में प्यूपल डायलेशन तक मेंटल एफर्ट का संकेत देती थी। कठिन कैलकुलेशन के दौरान शरीर और दिमाग दोनों ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, और जब अटेंशन एक काम में पूरी तरह लगी हो, तो हम सामने मौजूद चीज को भी मिस कर सकते हैं। इसी बात को प्रसिद्ध इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट ने बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया। लोगों को बास्केटबॉल पासेस काउंट करने का टास्क दिया गया। इसी दौरान गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहना व्यक्ति स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दिया। फिर भी कई लोग उसे नहीं देख पाए। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिन्हें गोरिल्ला दिखाई नहीं दिया, उन्हें बाद में यकीन ही नहीं हुआ कि वो वहां था। हम सिर्फ ऑब्वियस चीजों को मिस नहीं करते, हम ये भी नहीं जानते कि हम क्या मिस कर रहे हैं। इसलिए इस किताब का उद्देश्य ये नहीं है कि आप हर छोटी बात पर खुद को डाउट करते रहें। वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप सिस्टम एक को बंद नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए। सही अप्रोच ये है कि आप उन सिचुएशंस को पहचानें जहां गलत जजमेंट की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। जब डिसीजन सिंपल और फेमिलियर हो, इंट्यूशन को काम करने दीजिए। लेकिन जब स्टेक्स हाई हो, अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, इमोशन स्ट्रांग हो, या कोई आंसर बहुत जल्दी और बहुत कॉन्फिडेंटली आ रहा हो, वही रुकिए और पूछिए, क्या मैं सच में इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, या मेरा दिमाग कोई आसान सवाल आंसर कर रहा है? यही पॉज आपकी डिसीजन मेकिंग बदल सकता है। लेकिन कहनेमान यही नहीं रुकते, क्योंकि इंसान सिर्फ प्रोबेबिलिटी में गलती नहीं करता, हम वैल्यू को भी अजीब तरीके से महसूस करते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए मिलते हैं
आप खुश होते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से 10,000 रुपए थे और अचानक उनमें से 10,000 चले जाते हैं, तो उसका इमोशनल इंपैक्ट अक्सर उतना नहीं होता जितना मैथमेटिकल सिमेट्री देखकर होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स गेन्स और लॉसेस को बराबर तरीके से अनुभव नहीं करते। लॉसेस का साइकोलॉजिकल वेट अक्सर गेन से ज्यादा होता है। यही लॉस अवर्जन है और इसका असर हमारी जिंदगी में हर जगह दिखाई देता है। एक इन्वेस्टर ऐसी लूजिंग स्टॉक को सिर्फ इसलिए होल्ड करता रहता है क्योंकि उसे लॉस रियलाइज करना स्वीकार नहीं। एक व्यक्ति खराब रिलेशनशिप छोड़ने से डरता है क्योंकि वो सोचता है कि उसने इसमें इतना समय लगाया है। एक बिजनेस पुरानी स्ट्रैटेजी को छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसमें पहले ही बहुत पैसा लग चुका है। लेकिन पैसा, समय और एफर्ट जो जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। सही सवाल ये नहीं है कि मैंने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है। सही सवाल है, आज से आगे के लिए सबसे अच्छा डिसीजन क्या है। यहीं से एंडोमेंट इफेक्ट भी समझ आता है। जो चीज हमारी ओनरशिप में आ जाती है, हम उसे अक्सर उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू से ज्यादा मूल्य देने लगते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं रही, वो मेरी चीज बन गई। और मेरी चीज खोना साइकोलॉजिकल लॉस बन जाता है। यानी हम कई बार चीज की कीमत नहीं बचा रहे होते, हम अपनी ओनरशिप की फीलिंग बचा रहे होते हैं। और फिर आता है एक और पावरफुल आइडिया, फ्रेमिंग। कई डिसीजंस में प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती कि ऑप्शंस क्या है, प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप उन्हें किस तरह देखते हैं। अगर आप हर सेटबैक को मेरी फेलियर के फ्रेम में देखेंगे तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। अगर वही घटना फीडबैक के फ्रेम में दिखे तो डिसीजन अलग हो सकता है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। पॉजिटिव फ्रेमिंग का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट खराब है तो सिर्फ पॉजिटिव लैंग्वेज उसे अच्छा नहीं बना देती। फ्रेम डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, रियलिटी को बदल नहीं सकता। और अब इस पूरी किताब का शायद सबसे गहरा हिस्सा आता है। आपके अंदर सिर्फ 2 सिस्टम्स नहीं है। कहनेमान एक और डिस्टिंक्शन सामने रखते हैं। आपके भीतर 2 सेल्व्स हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो है जो इस क्षण जिंदगी जी रहा है, जो अभी खुशी महसूस कर रहा है, दर्द महसूस कर रहा है, यात्रा कर रहा है, खाना खा रहा है, किसी से बात कर रहा है। रिमेंबरिंग सेल्फ वो है जो बाद में उस एक्सपीरियंस की कहानी बनाता है। और दोनों की पसंद हमेशा एक जैसी नहीं होती। मान लीजिए 2 पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, एक छोटा है, दूसरा ज्यादा लंबा है, इसलिए टोटल पेन ज्यादा है। लेकिन अगर दूसरे एक्सपीरियंस का एंडिंग बेहतर हो तो आपकी मेमोरी उसे सरप्राइजिंगली बेहतर एक्सपीरियंस मान सकती है। यानी जिस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस जिया और जिस व्यक्ति ने बाद में उसे याद किया, वे एक ही चीज को अलग तरह से वैल्यू कर सकते हैं। और ये सिर्फ पेन तक सीमित नहीं है। आपकी वेकेशन का हर मिनट इक्वली मेमोरेबल नहीं होगा। आप पूरी जर्नी का एवरेज इमोशनल एक्सपीरियंस याद नहीं रखते। कुछ मोमेंट्स डिस्प्रपोर्शनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिगिनिंग, पीक, एंडिंग, और उन मोमेंट से पूरी कहानी बन जाती है। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो एक गंभीर सवाल पूछना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ उसकी फ्यूचर मेमोरी बना रहा हूं। कभी कभी हम ऐसी चीजें करते हैं जिनका उद्देश्य वर्तमान एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि बाद में सुनाने के लिए एक अच्छी स्टोरी बनाना होता है। महंगी वेकेशन, स्टेटस, अचीवमेंट, सोशल अप्रूवल। फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिस जिंदगी की तस्वीर हमने दूसरों को दिखाई, उसे जीने का अनुभव शायद उतना अच्छा था ही नहीं। यही थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ डिसीजन मेकिंग की किताब नहीं रह जाती। ये हमें अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आपका दिमाग एफिशिएंट है, लेकिन एफिशिएंट होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। वो एनर्जी बचाता है, शॉर्टकट्स लेता है, पैटर्न्स पहचानता है, स्टोरीज बनाता है और अनसर्टेनिटी को सहने के बजाय सर्टेनिटी का एहसास पैदा करना पसंद करता है। यही उसकी ताकत है और यही उसकी कमजोरी। इस किताब को समझने के बाद शायद सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं होगा कि आप कभी बायस नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है,
बदलाव ये होगा कि अगली बार जब कोई जजमेंट आपके दिमाग में बहुत जल्दी आएगा, आप उसे तुरंत सच मानने से पहले एक क्षण रुकेंगे। जब कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगेगी, आप पूछेंगे, क्या मुझे वास्तव में एविडेंस पसंद है या सिर्फ कहानी? जब कोई व्यक्ति पहली नजर में बहुत इंप्रेसिव लगेगा, आप याद रखेंगे कि अपीयरेंस और कॉम्पिटेंस अलग चीजें हैं। जब कोई लॉस आपको डिसीजन बदलने से रोक रहा होगा, आप पूछेंगे, मैं फ्यूचर बचा रहा हूं या पास्ट? जब आपको लगेगा कि कोई आउटकम पहले से ऑब्वियस था, आप याद करेंगे कि अनसर्टेनिटी हमेशा बाद में छोटी दिखाई देती है। और जब आपकी इंट्यूशन बहुत कॉन्फिडेंट होगी, आप पूछेंगे, ये इंट्यूशन किस चीज पर बनी है? क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई दूसरा इंसान नहीं है। कई बार वो आपके अपने दिमाग की वो आवाज है जो इतनी तेज, इतनी फैमिलियर और इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि आपको उसके बारे में शक करने का मौका ही नहीं देती। सिस्टम एक आपको दुनिया की एक कहानी देता है। सिस्टम 2 कभी कभी उस कहानी को रोककर पूछ सकता है, 1 मिनट, क्या हमारे पास सचमुच इतना एविडेंस है? शायद विजडम का मतलब हर समय स्लो सोचना नहीं है। शायद विजडम ये पहचानना है कि कब फास्ट थिंकिंग पर भरोसा करना है और कब उसे रोकना है। क्योंकि जिंदगी में बहुत सी गलतियां इसलिए नहीं होती कि हमारे पास इंटेलिजेंस कम है। वे इसलिए होती है क्योंकि जिस क्षण हमें सबसे ज्यादा सावधान होकर सोचना चाहिए था, उस क्षण हमें अपने पहले आंसर पर सबसे ज्यादा भरोसा था। और शायद इस पूरी किताब की सबसे अनकंफर्टेबल सीख यही है, आप अपने दिमाग को पूरी तरह बदल नहीं सकते, लेकिन आप इतना जरूर सीख सकते हैं कि जब आपका दिमाग आपको बहुत जल्दी कोई जवाब दे, तो हर बार उसे सच मानना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन कोई नया आंसर ढूंढना नहीं होता, सिर्फ इतना पहचान लेना होता है कि मेरा पहला आंसर शायद सिर्फ पहला आंसर है।